नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं विजय खवसे। मैं इस वक्त संविधान चौक पर हूँ और संविधान चौक पे बड़ी धूमधाम से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मेरे साथ में है प्राध्यापक जावेद पाशा सर मेरे साथ में है, जो कि वो हमेशा मिशन में रहते हैं और अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले हैं पाशा जी। तो हम जानेंगे, आज संविधान दिवस है पाशा सर, इस दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? आज का दिन हर नागरिक के जीवन में अमूल्य ऐसा दिन है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान ही नहीं लिखा तो इस देश का मालिकाना हक भी हमें बहाल किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी न होते तो मतदान का अधिकार नहीं मिलता, मूलाधिकार नहीं मिलते। आरएसएस तो नहीं चाह रहा था कि बाबा साहब के हाथ का कोई संविधान मिले, वो तो गोलवर जी का संविधान चाह रहे थे जिसमें मतदान का अधिकार तो होता लेकिन चुनाव में खड़े रहने का अधिकार नहीं होता, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता, शासन प्रशासन में भागीदारी का अधिकार नहीं होता। आज जो कुछ एक नागरिक करके हमें मान सम्मान से मिला है वो इसी संविधान की बदौलत मिला है। आज हम संसद के मालिक हैं, आज हम विधानसभा के मालिक हैं, आज हम शासन प्रशासन और इस देश के हवा, पानी, नदियां, सारे संपत्ति के हम मालक हैं। और ये मालकत्व हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कलम से मिला है। आज इस संविधान दिन के मुबारक मौके पर भारतीय मुस्लिम परिषद, तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से और तमाम मागासवर्गीय और भारतीयों की ओर से मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करता हूँ। आपने बताया कि हम मालिक है, मगर आज मालिक का हक नहीं है, किसी और का इस देश में हक है, क्या बताएंगे? ये संघर्ष तो चलता रहेगा। संविधान को नकारने वाले लोगों की आज संसद में और बहुत सारी विधानसभाओं में सत्ता काबिज हो गई है, लेकिन कैसे होगी काबिज ये भी हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बता दिया था। इससे कैसे लड़ना है ये भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था। ये तो चक्र है। कभी पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की थी तो उससे पहले कभी बुद्ध ने क्रांति भी की है, तो क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर चलता रहेगा। आज वो सत्ता में आए हैं तो हो सकता है 2024 में, बल्कि यही होगा 2024 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मतदान का अधिकार दिया है उसके बदौलत हम इनको हकाल भी सकते हैं और हकालेगी भी इनको, क्योंकि ये मौलिक अधिकार जो हमें व्यवस्था परिवर्तन का मिला है मतदान का, वो हमारी असली ताकत और असली हथियार है। बोला जा रहा है कि इस देश में संविधान खतरे में है, क्या लगता है आपको संविधान खतरे में है? देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। आरएसएस संविधान खतरे में है इस तरह का एक वातावरण तैयार करता है और हम लोग ये समझ लेते हैं कि संविधान खतरे में है। असल में मैं बुनियादी तौर पे इस विचारधारा से जुड़ा हूँ कि संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि संविधान को चलाने वाली संस्थाओं का जो ब्राह्मणीकरण हो रहा है वो हमारे लिए सबसे खतरनाक बात है। संसद तो रहेगी, वो तो संविधान प्रदत्त है, विधानसभाएं तो रहेगी, तो कानून कहाँ से बनेगा? संसद से, विधानसभाओं से। और संविधान प्रदत्त है विधानसभाएं और संसद, वहाँ पे जाने वाले लोग ये अवसंवैधानिक पद्धति से कानून पारित कर रहे हैं, तो संविधान नहीं बदलेगा। संविधान में प्रदत्त मूलाधिकारों को बदल दिया जाएगा या ऐसे कानून लाए जाएंगे कि हमें जो चाहिए वो न मिलते हुए आरएसएस और उसकी शक्तियों को जो चाहिए वो हमें अपनाना पड़ेगा। तो संविधान खतरे में नहीं है। अगर संविधान खतरे में है तो हमारा सब कुछ लूट गया ऐसे समझो, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि संविधान खतरे में है, बल्कि संविधान चलाने वाली सारी संस्थाएं खतरे में पड़ी है। बस वहाँ पे हमें अपने लोग, सभी समाज को, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सबको मिलकर अपने लोग वहाँ पर भेजने पड़ेंगे संसद में। और जितना भी अभी कंपनियां की लूट मार मचा दी है मोदी राज में, वो सारा हम 24 में वापस ले सकते हैं। जितनी संस्थाओं का निजीकरण कर दिया गया है उनको फिर से सार्वजनिक करेंगे, जितने अभ्यासक्रम का भगवाकरण कर दिया गया है उसका लोकशाहीकरण करेंगे, बिल्कुल ये करेंगे। तो संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को चलाने वाली संस्थाएं खतरे में है, उसे बचाना होगा। 85% जो बहुजन लोग हैं, हम लोग हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग अपने ऊपर में राज कर रहे हैं। ये इनका राज कैसा हटाया जाएगा? थोड़ा आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए। देखिए, बड़ी मज़े की बात है, ये लोग 2014 में सत्ता पर आए, कितने परसेंट वोटों से आए? 32% वोटों से। इसका मतलब इस देश में लगभग 68% लोग इनके विरोध में हैं। दोबारा ये आए जब चुनकर 2019 में, तो 2% वोट बढ़ा है, सिर्फ 34%, यानी 66% लोग इस देश में इस भाजपा के विरोध में है। फिर भी ये लोग सत्ता में है। उसकी वजह यह है कि 68% जो इनके विरोध में है वो बिखरे हुए हैं।
वो अगर महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर जी की बात मान ले तो 68 किधर और ये 34 किधर। ये तो एक दिन भी ना टिके इस देश में और इस संसद में और इस विधानसभाओं में। बिखराव हम लोगों के बीच है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से विचारधाराओं पे खड़े नहीं है। बिखराव हम लोगों में है, माइनॉरिटीज़ में है, ओबीसी समाज में है, आदिवासियों में है, हमारे दलित समाज में भी है। और उनकी एक टैक्ट है कि 32% 34% लोग जब सत्ता में आते हैं तो वो हम लोगों में से उन्हीं की मानसिकता के लोगों को नेता बना देते हैं। सत्ता ऐसे ही नहीं चलती है ना। 32% लोग 34% लोग अगर सत्ता पे राज कर रहे हैं मतदान लेकर, तो यूं ही नहीं कर रहे ना। बाबा साहब की जय कहने वाले लोगों को उन्होंने बिठा रखा है, इस्लाम जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को घर में बिठा रखा है, बिरसा मुंडा की जय बोलने वाले लोगों को अपने घर में बिठा रखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महात्मा फुले की जय बोलने वाले लोग भाजपा में हैं। तो इस तरह से वो लोग अपने मानसिकता के नाम तो बाबा साहब का ले, काम हिंदुत्व का करे, नाम तो इस्लाम का ले, काम हिंदुत्व का करे, नाम तो महात्मा फुले का ले, काम हिंदुत्व का करे। इस तरह से अपने लोगों को उन्होंने हमारा नेता बना के बिठाया है। इस ब्राह्मणवाद को भी हमें पहचानना होगा और हर समाज को इन लोगों को नकार कर फुले शाहू आम्बेडकर का राज इस देश में कैसा है, इस तरह इकट्ठा आकर हमें सत्ता में वापस आना होगा। शाहू आम्बेडकर के विचारधाराओं को ये लोग डर चुके हैं। क्या मनुस्मृति फिर से लाने की इनकी कोशिश है इस देश में? मनुस्मृति को अलग ढंग से लाने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन मनुवाद का ही एक हिस्सा है। सरकारी मशीनरियों को खासगी हाथों में सौंपना यही मनुवाद का एक हिस्सा है। शिक्षा को सार्वत्रिकरण से निकालकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देना यही मनुवाद की निशानी है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन मनुवाद की निशानी है। हॉस्पिटल्स का प्राइवेटाइजेशन मनुवाद की निशानी है। तो ये लोग संविधान के चौखट में हमारे ही मतदान से सत्ता में जाने के बाद में इस तरह के कानून बना रहे हैं। बनते तो संविधान के तहत ही है, लेकिन काम असंवैधानिक हो रहा है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट हमने समझना चाहिए। इसे भी रोकना पड़ेगा। इसे तो रोकना पड़ेगा। ये कैसा रोकेंगे? एक ही शक्ति बाबा साहब ने दी है, मतदान का अधिकार देते वक्त। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ज़रूरी बात है। पॉलिटिकल आरक्षण देते हुए बाबा साहब का एक बहुत बड़ा कोटेशन है, वो ज़रा सारे आरक्षित सीटों से आए हुए लोगों ने समझना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि नौकरियों में सहभागिता के लिए तो मैंने आरक्षण दिया है, लेकिन पॉलिटिकल आरक्षण उससे भी ताकतवर है, क्योंकि सरकार किसी की भी बैठे, खुद मोहन भागवत जी इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाए, इसके बावजूद भी संसद में और विधानसभा में एक भी जनहित विरोधी या संविधान विरोधी कानून पारित नहीं होगा। इतनी संख्या मैंने पॉलिटिकल आरक्षण के तहत दे दी है कि जब तक आरक्षित सीटों से गए हुए अनुसूचित जाति जमाती जनजाति के लोग सहमति नहीं दर्शाते, तब तक कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता। 2014 से अभी तक लगातार कानून पारित हुए हैं। तो आरक्षित, ये बहुत गंभीर बात है सर, अपने लिए, देश के लिए गंभीर बात है कि जाओगे बाबा साहब के आरक्षण से और काम करोगे गोलवलकर सावरकर का, ये कैसे होगा? ये हम लोगों को चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। आने वाले 24 में हम लोगों को इस बात के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। हमने कैंपेन चलाया है, पॉलिटिकल कैंपेन, कि मुस्लिम, आदिवासी, अम्बेडकरिस्ट, फुलेवादी, ओबीसी, इन लोगों ने इकट्ठा आकर 2024 में सत्ता परिवर्तन करना ही होगा, वरना संविधान नहीं बदलेंगे। संविधान के अंतर्गत जितने भी क्षमताएं हैं सबको नल्लीफाई कर देंगे और वो कानूनी तरीके से कर देंगे। आखिरी सवाल सर, चुनाव पर आएंगे अपन। चुनाव किस जो है, जो चुनाव के ऊपर में सारा टिका हुआ रहता है, जिसकी सरकार आती है उसका राज्य रहता है। चुनाव को लेकर, ईवीएम को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है जो अगला 2024 का चुनाव जो होगा वो ईवीएम पे होगा या बैलेट पेपर पे होना चाहिए? देखो, ये पॉलिटिकल संघर्ष है। काफ़ी संगठनाएं, वाम से मुस्लिमों के काफ़ी संगठनाएं, ओबीसी की काफ़ी संगठनाएं ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर चुकी है, लेकिन ये निर्णय तो जो सत्ता में बैठा है वही लेगा। सुप्रीम कोर्ट भी आज हमारे तरफ से निर्णय देगा ऐसा चित्र नहीं दिखाई देता है। काफ़ी निर्णय ऐसे आए हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि निर्णय तो बहुमत के बल पर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली वास्तव में वो जनहित विरोधी ही दिखाई देता है। ये हमने काफ़ी जगह देखा है। ये देखिए आप, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया है ना, कुछ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल पड़े हुए, छोटी छोटी बातों के लिए रात में 12 बजे 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है। 14 लोगों को मारने वाले और सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग छोड़ दिए जाते, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रहा है उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा आशा नहीं कर सकते। ईवीएम बंद होना चाहिए, ये हम सब जनता के लोगों की मांग है, जनता की मांग है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है वो नहीं करेगा। तो हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि 2024 का इलेक्शन बैलेट पेपर पर कैसा हो सकता है, इस पर ताकत लगानी चाहिए हमने। बिल्कुल। मैं और भी एक सवाल मेरे जहन में आया है।
इस देश में मीडिया की भूमिका बहुत एक अच्छी होना चाहिए, मगर अभी हम देखते हैं टीवी अगर खोल के देखते हैं तो टीवी को देखना लोग पसंद नहीं कर रहे इस वक्त में। क्या आपको लगता है इस देश का मीडिया भी कुछ बिक चुका है? लगने का सवाल ही नहीं है, वो तो दिखता है, डायरेक्ट महसूस होता है। उसकी वजह है, देखो पूंजीवादी ताकतें एक अलग ढंग से पूरा अपना जाल बुनती है। वो सारी चीज़ें खरीदने पर भरोसा रखती है और ख़रीदने के लिए चाहिए पैसा। इनके पास में भक्कम पैसा है। 2014 में सरकार ये बैठने से पहले मीडिया को सरकार के तरफ से जो अमाउंट दिया जाता था एडवर्टाइजमेंट के रूप में या अनुदान के रूप में, 2014 के बाद में वो 150 गुना बढ़ा है। 1 गुना नहीं, 150 गुना। एक एक चैनल के पास में अरबों रुपये एडवर्टाइजमेंट का सरकार की तरफ से जा रहा है, तो सरकार के गुण तो गाएंगे। ये पूंजीपति जो सरकारें हैं, ये इस तरह से पैसे के भरोसे पे पूरी चैनल्स खरीद चुकी है। इक्का दुक्का चैनल है, एनडीटीवी वाला है और 2-4 लोग हैं, वो भी जा चुका है एनडीटीवी भी। अब फिर भी 50% कुछ न कुछ तो भी वो कह रहा है। अब हमारे मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है, तो जो ताकत हमारी बनी हुई है वो सोशल मीडिया में बनी हुई है। पब्लिक इन्फ्लुएंस की जो चैनल्स की जो बड़ी सिंडिकेट है, उसमें हमारा अपना कोई नहीं। इस तरीके से अगर मीडिया भूमिका रखती है तो ये क्या है, देश लोकतंत्र के लिए खतरा है? केवल लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, इन लोगों के ऊपर तो अलग तरह से देशद्रोह का मतलब कानून लगाना चाहिए कि झूठी खबरें डाल के एक तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे सुलगा रहे हैं, जो हमारे इशू नहीं है उन इशू को नेशनल इशू बना रहे हैं। अरे यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि चने खाकर किसी नेता ने गैस अगर छोड़ दी होगी तो वो नेशनल न्यूज़ बन रही है, और यहाँ पे भूखा पेट आदमी मारा जा रहा है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कौन से इश्यूज़ को नेशनल इश्यूज़ बना रहे हैं, ये हंसी का मुद्दा बन चुका है सारे का सारे। अभी मैं परसों 2-4 दिन से चैनल्स देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ सारे चैनल्स पे, कि पाकिस्तानी लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान के जगह और जो अभी वहाँ का प्रधानमंत्री है उसके जगह मोदी जैसा प्रधानमंत्री आए। क्यों आए भाई? पाकिस्तान के लोगों को 15 लाख की घोषणा करने के लिए क्यों आए भाई? हर साल के 1.5 करोड़ नौकरियों का झंडा और डंडा देने के लिए। इस तरह से मीडिया किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, और लोगों की मानसिकता को, जो अन्न वस्त्र निवारा हमारी मूलभूत चीज़ें हैं, नौकरियां मूलभूत चीज़ें, इससे हटाकर नॉन इशू पे कंट्रोल करने का काम ये मीडिया कर रही है। निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ में प्राध्यापक जावेद पाशा जी। बहुत ही उम्दा उन्होंने बात की है, मीडिया के ऊपर में भी सवाल किए हैं। वाकई में मीडिया की जो भूमिका है उस देश में एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, मगर आज के जो मीडिया है वो विपक्ष की भूमिका नहीं है। जब मीडिया की भूमिका अगर देश में सही नहीं होंगी तो इस देश को खतरा पैदा हो सकता है। यही आज हमारे चैनल को प्राध्यापक पाशा जी ने हमको बताया है। तो आप देखते रहिए WBS न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.wbsnews.in पर भेंट दें। जय भीम।